Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने HAP का फर्स्ट टॉपिक ब्लड पढ़ा था। जिस स्टूडेंट ने पुराना लेक्चर नहीं देखा हो वह पुराना लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। आज का टॉपिक हमारा ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती हैं ये हम देखेंगे। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपना। आज का लेक्चर है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन में देखेंगे कि हमारा क्या क्या होता है। एल्बुमिन हमारी यानी कि ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है। दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन about 60% of total and their main function is to maintain normal plasma osmotic pressure. Albumin also act as carrier molecule for free fatty acid, some drug and steroid हार्मोन्स। एल्बुमिन्स में दोस्तों क्या क्या होता है ये हम देखेंगे कि दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब कि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है जो कि लगभग 60% के लगभग होता है। देयर आर मेन फंक्शन इज द मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, कि मतलब जो भी प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारा कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन हमारी मेंटेन करती है। एल्बुमिन आल्सो एक्ट एज ए कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फ्री फैटी एसिड, सम ड्रग एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, मतलब कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्सों को भी और कुछ ड्रग को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे हम ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में देखेंगे कि दियर मेन फंक्शन आर इज एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स व्हिच आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस बाय lymphocyte that play an important part in immunity. They bind to and neutralize foreign material एंटीजन सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके देखेंगे दोस्तों कि हम ग्लोबुलिन की कौन कौन से मेन फंक्शन होते हैं। देयर एज ए मेन फंक्शन आर इज एंटीबॉडीज, मतलब ये एक एंटीबॉडीज की काम करता है। यदि कोई भी हमारे वायरस अटैक करेगा हमारी बॉडी पे तो हमसे उससे प्रोटेक्ट करता है। व्हिच और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मतलब ये एक प्रोटीन का समूह होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट, ये मतलब एक लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। डैट प्ले इन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ इम्यूनिटी, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे बाइंड टू द एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल, जो भी हमारे यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी अदर सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं, वो सारी चीज़ों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कंट्रोल करता है? हमारा ग्लोबुलिन। अब देखेंगे हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन of some hormones and mineral salt, example thyroglycerin carrier and hormone thyroxine and transferrin carries the mineral iron। जी हमारे मतलब कौन कौन सा अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मतलब इधर से उधर ले जाएगा। सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स हमारे और कुछ मिनरल साल्ट हो गए, जैसे हो गया हमारा कौन सा थायरोग्लोबुलिन को कैरी करता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करता है हमारा कौन? ग्लोबुलिन। अब दोस्तों देखेंगे हम क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर हमारा क्या हेल्प करता है? यदि कहीं हमारी बॉडी पे इंजरी हो जाती है तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो मतलब एक फिर कुछ मिनट के बाद या 1-2 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो कैसे होगा? क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से, मतलब हमारे रक्त में थक्का बन जाना। These are the responsible for coagulation of blood. Serum is plasma form which clotting factor have been removed. The most abundant clotting factors फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो हमारी मेन किसके लिए काम करती है? मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। These are the responsible for coagulation ब्लड, मतलब ब्लड का थक्का बनाने में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर बहुत एक अहम भूमिका प्ले करता है। सीरम इज ए प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच क्लॉटिंग, मतलब एक सीरम होता है जो प्लाज्मा जो क्लॉटिंग करने में मदद करता है। फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। द मोस्ट अबेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो कि हमारा क्लॉटिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दोस्तों देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यदि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है हमारे बॉडी पे तो हमें यानी कि थकान महसूस होने लगती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों यानी कि थकान महसूस होगी, हमें सुस्तीपन महसूस होगा अपनी बॉडी पे। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रोलाइट की जब डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें देखते हैं These have a range of function including
मसल कॉन्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल कैल्शियम, जैसे यानी कि कैल्शियम में यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी पे तो हमारा जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वीक होने लगता है। ट्रांसमिशन ऑफ नियरी इम्पल्स, कैल्शियम और सोडियम, जैसे सोडियम की भी कमी हो जाती है, जैसे यानी कि पानी की कमी हो जाती है दोस्तों, तो यानी कि बहुत ही प्रकार की हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मतलब ये हमारा एसिड और बेस का मेंटेनेंस भी करता है। कौन? हमारा इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल है फॉस्फेट, जैसे फॉस्फेट हो गया। और द पीएच ऑफ द ब्लड इज मेंटेन बिटवीन 7.35 एंड 7.45। जो हमारा यानी कि ब्लड का पीएच मान होगा वो किसके अंदर किसके बीच में होगा? लगभग 7.35, मतलब 7.35 एंड 7.45 के बीच में होगा। स्लाइटली अल्कलाइन by an ongoing complicated series of chemical activities, मतलब जो भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज बॉडी में होती रहती है वो हमारी किसकी मदद से होती है? इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। अब दोस्तों हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक पदार्थ। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनसे मतलब हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ हमें पोषक तत्व प्राप्त होते, तभी तो हम भोजन करते हैं जिससे मतलब हम हेल्दी रह सकें, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएगा। अब न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक। दोस्तों जो भी हमारा यानी कि डाइजेशन का प्रोडक्ट होगा, मतलब जो कुछ भी यदि हम भोजन खाएंगे तो वो उसका हमारी बॉडी पे जाके उसका डाइजेशन होगा, मतलब वो हमारी बॉडी पे जाके पचेगा। उससे भी जो भी हमारे यानी कि मेन न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि हमारे यानी कि बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। ग्लूकोज जैसे हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी एलिमेंट्री ट्रैक पे एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। टुगेदर विथ मिनरल साल्ट and vitamins, they are used by body cell for energy, heat repair and replacement, and for the synthesis of other blood component and body secretion। जो भी हमारे यानी कि टुगेदर टू मिनरल साल्ट, जो भी हमारे मिनरल साल्ट होंगे, विटामिन्स होंगे, इनका यूज क्या होगा हमारी बॉडी सेल पे? बॉडी सेल को यानी कि हमारे एनर्जी देंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे, रिपेयर करेंगे, जो कि हमारी यानी जो सेल यदि टिश्यू डैमेज हो गई होगी उन्हें रिपेयर करेंगे, एंड रिप्लेसमेंट एंड फॉर द सिंथेसाइज, जो भी सेल का सिंथेसाइज करना होगा वो होगा अदर ब्लड कंपोनेंट एंड बॉडी सिक्रेशन, जो भी और ब्लड के अदर कंपोनेंट होंगे वो सारी चीज़ें। अब दोस्तों हम देखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारे यानी कि बॉडी से हमने जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लिए, जो भी पोषक पदार्थ थे वो हमारे लिए जो भी हमारे लिए उपयोगी थे वो हमारे किसके लिए आ गए? वो न्यूट्रिएंट्स में आ गए वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जिनका हमारी बॉडी पे कोई यूज नहीं है वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। उनमें क्या आ गया? हमारा यूरिया आ गया, क्रेटेनिन आ गया एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। They are formed in the liver and carried in blood to the kidney for excretion. यूरिया, क्रेटेनिन एंड यूरिक एसिड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब यूरिया, क्रेटेनिन और यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी निकलता है। दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कैरिड इन द ब्लड। ये हमारे किस में फॉर्म होते हैं? लीवर एंड और ब्लड में यानी कि हमारे रहते हैं। एंड किडनी ऑफ सिक्रेशन, किडनी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। हार्मोन्स में देखेंगे दोस्तों कि हमारी बॉडी पे कौन से हार्मोन्स होंगे। अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हार्मोन्स हमारे सिंथेसाइज होंगे। दीज आर केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज बाय endocrine gland। hormones pass directly from endocrine cell into the blood which transport them to their largest tissue and organs elsewhere in the body where they influence cellular activities। दोस्तों देखेंगे हम इसमें अब दीज आर द केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज। ये हमारे केमिकल मैसेंजर होता है, मतलब जो कि इधर से उधर यातायात के लिए हेल्पफुल होता है। सिंथेसाइज करता है इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स पास टू डायरेक्टली फ्रॉम द इंडोक्राइन सेल
हार्मोन्स हमारा कहाँ से पास आउट होगा? डायरेक्टली इंडोक्राइन ग्लैंड से इनटू द ब्लड, मतलब किस में होगा? ब्लड पे। हार्मोन्स हमारे रिलीज होके कहाँ पे आएगा? ब्लड पे आएगा। व्हिच ट्रांसपोर्ट देम टू दियर लार्जेस्ट टिश्यू, जो कि मतलब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है दियर अपने लार्जेस्ट टिश्यू, मतलब सबसे लंबे ऊतक में आएगा। और ऑर्गन इल्स वेयर इन द बॉडी वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल्यूलर एक्टिविटी, जो भी हमारी बॉडी की अदर एक्टिविटीज होंगी उनमें हमारा हेल्पफुल होता है। कौन? हार्मोन्स। गैसेज में दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे यानी कि बॉडी पे कौन कौन सी गैस की नीड होती है, कौन कौन सी गैस हमारे लिए ज़रूरी होंगी। ऑक्सीजन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है। ऑक्सीजन का यूज हम सांस लेने में करते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड राउंड द बॉडी डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विच हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन एक राउंड अप में होता है, जो कि हमारी बॉडी पे घुली हुई होती हैं। कहाँ घुली होंगी? प्लाज्मा में। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ साथ, मतलब जहाँ भी जाएंगी दोनों साथ साथ रहेंगी। जहाँ यानी कि एसेंशियल हमारी ऑक्सीजन की नीड होगी वहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा। रेड ब्लड सेल्स मोस्ट ऑक्सीजन इज कैरीड इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन एंड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जो कि हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसमें मोस्ट ऑक्सीजन कैरी, मतलब रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि यानी कि इसेंशियल नीड होती है रेड ब्लड सेल की, ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन एंड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी बाइकार्बोनेट आयन डिजॉल्व, बाइकार्बोनेट आयन में वो घुल जाएगी इन प्लाज्मा, हमारे प्लाज्मा में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटर्स the body in the some way as other gases and is present in plasma। एटमॉस्फेरिक में जो भी हमारी नाइट्रोजन और अदर गैसेज होंगी वो हमारी बॉडी पे किसी न सम वे, कुछ वैसे यानी कि हमारे बॉडी पे आएंगी। अदर गैसेज एंड इन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में हमारी और भी गैसें प्रेजेंट होती हैं, बट इट हैज नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कि हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो नहीं करती है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।